आईएएस अशोक कुमार जी हैं। वो इन दिनों चौ में हैं। वो सफाई कर्मचारियों के बीच में जाकर भोजन करते हैं, उनके साथ त्यौहार मनाते हैं। ये अलग चीज़ है, एक नई चीज़ उन्होंने एक शुरुआत की है और हम उनसे बातचीत करेंगे। उनसे उनके युवा थे और उन्होंने क्यों इस लाइन को चुना कि वो आईएएस बनना चाहते हैं, इस बारे में बातचीत करेंगे और युवाओं को ताकि रास्ता बताएं, वो युवा आगे जाके किस रास्ते पे चले, नशे की लत में ना पड़े। इन सभी पहलुओं पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ आईएएस अशोक गर्ग जी हैं। गर्ग जी, स्वागत है आपका। जी जी, नमस्ते जी, स्वागत है। जी बताइए, आपने आईएएस को क्यों चुना? देखिए, मुझे लगता है कि नौकरी तो करनी ही थी जी। बिजनेस करने का तो विचार कभी भी नहीं था मन में जी। और आईएएस में नौकरी की नौकरी है जी। और समाज सेवा की समाज सेवा है जी। तो इसलिए इस नौकरी को चुना। जी, जब आप छोटे थे या 5वीं या 6वीं कक्षा में थे, कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपको आज तक याद हो? देखो, एक तो मेरे 2 बड़ी बहनें और एक बड़े भाई हैं जी। और मुझे ये याद आता है कि मुझे बचपन से ही कहानियों की किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ था। जी। और मैं उनके बस्तों में से हिंदी अंग्रेजी की किताबें निकाल लेता था और उनमें से कहानियाँ पढ़ता था। तो मुझे बचपन से ही कहानियाँ पढ़ने का, नावल पढ़ने का बहुत शौक़ था और स्कूल से फिर मैं सिलेबस से अलग जो कहानियों की, नावल्स की किताबें हैं वो इशू करवा के लाता था और वो पढ़ता था और ये शौक़ मेरा आज तक बरकरार है। जी। और मुझे लगता है कि इस शौक़ की वजह से ही मुझे पढ़ने का शौक़ हुआ, पढ़ने में मेरी रुचि बढ़ी और पढ़ने में स्पीड बनी, दिमाग तेज़ हुआ और क्लास में भी पहले दूसरे नंबर पे रहा हमेशा, ये कहानियाँ पढ़ने के शौक़ की वजह से। जी। तो एक तो मुझे ये याद आता है कि मुझे कहानियाँ पढ़ने का शौक़ था जिसने मेरी ज़िंदगी को बदला। तो एक तो मेरा युवाओं से, ख़ास तौर से पेरेंट्स से ये कहना है कि अपने बच्चों को कहानियाँ पढ़ने दें। जी। उनको, बच्चों को शौक़ होता है सिलेबस से बाहर की किताबें पढ़ने का और ये किताबें बहुत काम आती हैं बच्चों का दिमाग को विकसित करने में। जी। तो जितना ज़्यादा सिलेबस से बाहर की किताबें भी बच्चे पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा उनका दिमाग विकसित होगा, पढ़ाई में भी उतने ही ज़्यादा तेज़ होंगे। जी। युवाओं का आजकल ये सोच रहे थे कि वो बड़े हो गया आईएएस बने, आईपीएस बने, तो इसके लिए उन्होंने कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए? मेहनत ही एकमात्र रास्ता है। मेहनत करें और खुद पे विश्वास रखें। मैं बताता हूँ कि मैं शायद 7वीं क्लास में था, अंग्रेजी का पेपर था, हाउस टेस्ट। जी। तो मैंने आंसर शीट को शुरू करने से पहले उसके ऊपर लिख दिया जय बजरंगबली। जी। उन दिनों बच्चे थे और उसके बाद पेपर कर दिया। पेपर जब मार्किंग होके वापस मिले तो मेरे 100 में से 98 नंबर थे, लेकिन टीचर ने 98 में से 5 नंबर काट के 93 कर दिए, 98 - 5 93। जी। तो मैंने उनसे पूछा कि जी ये 5 नंबर क्यों काट लिए? तो उन्होंने कहा कि देखो, पढ़ाते हम हैं, पढ़ते तुम हो, तो हम दोनों मिलकर मेहनत करते हैं। जी। लेकिन आप नंबरों का सारा क्रेडिट बजरंगबली जी को दे रहे हो। जी। इसका मतलब यह है कि आप में आत्मविश्वास की कमी है। आप किसी पूजा पाठ के सहारे ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हो। वो बात मुझे 40 साल हो गए, आज भी याद है। जी। और उस घटना का मेरे ऊपर ये परिणाम पड़ा कि मैंने अंधविश्वास या किसी तरह की दूसरी अद्वितीय शक्ति में विश्वास न करके खुद की मेहनत पे विश्वास किया और प्लानिंग के साथ मेहनत की। तो मेरा युवाओं से यही कहना है कि अपनी काबिलियत पे और अपनी मेहनत पे विश्वास करें और एक योजना के साथ मेहनत करें, पढ़ाई करें, तो कोई कारण नहीं है कि वो कामयाब नहीं हो सकते। जी। किस प्रकार से तैयारी करें? तैयारी करने का कोई खास तरीका है, कोई बताइए। 2-3 चीज़ें जो मुझे लगती है, मेरे अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि एक तो मोबाइल से दूर रहें। जी। फेसबुक और ट्विटर, तनी स्नैप, कई तरह की चीज़ें आजकल आ रही हैं, हमें तो नाम भी नहीं पता। जी। मोबाइल पे जितना टाइम वेस्ट करेंगे वो टोटल टाइम की वेस्टेज है। जी। और मोबाइल आपको आराम नहीं देता है, आपको टेंशन देता है। जी। 1 घंटा आपका मोबाइल पे कब चला गया पता नहीं चलता। मोबाइल से दूर रहें, सिलेबस को हमेशा साथ रखें। जी। स्क्रीन टाइम भी कम से कम रखें। जी। आपको यदि ऑनलाइन भी पढ़ना है तो कोशिश करें कि प्रिंट आउट ले लें जी। और किताब के माध्यम से पढ़ें। जी।
नेचुरल लाइट में जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना आंखों पे असर कम पड़ेगा। जी। तो और बीच बीच में 1-1 घंटे के बाद 10-10 मिनट का गैप लेंगे, मेरा अनुभव तो ये है। जी जी, आजकल आपका एक चर्चाओं में है, आप आजकल जो आपने मुहिम छेड़ी हुई है कि आप सफाई कर्मचारियों के बीच में जाके उनके साथ खाना खाते हो, उनके साथ त्यौहार मनाते हो, तो जी क्या इसके पीछे क्या क्या राज है? जी देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि सफाई कर्मचारी समाज का सबसे उपेक्षित तबका है, जी, सबसे ज़रूरी तबका है। जी, ये वो तबका है जिसके बिना कोई भी शहर आबाद नहीं रह सकता। किसी शहर में सफाई ना हो एक हफ्ते तो लोगों के नाक में दम आ जाएगा। जी, किसी शहर में 1 महीना तक सफाई ना हो तो शहर में कूड़े का ढेर लग जाएंगे, शहर के लोग बीमार होना शुरू हो जाएंगे। किसी शहर में 2 महीना सफाई ना हो जी, तो शहर के लोग शहर छोड़ छोड़ के जाने लगेंगे, जी, शहर उजड़ने लगेगा। तो इतना महत्वपूर्ण काम ये तबका करता है, लेकिन समाज के लोग इनको अछूत समझते हैं। इनको अपने घर के अंदर बिठा के चाय तक नहीं पिला सकते और इनसे दूर रहना पसंद करते हैं, इनको नीचा समझते हैं। तो ये संदेश देने के लिए कि ये सबसे महत्वपूर्ण तबका है, सबसे ज़रूरी तबका है, समाज का सबसे ज़रूरी काम ये करते हैं और ये असली देशभक्ति है। इसके लिए ये ज़रूरी है कि इन लोगों को अपने बराबर का इंसान समझा जाए। तो इन सारी चीज़ों के पीछे मकसद ये है कि ये बराबर के इंसान है और इनका रोल समाज में बहुत महत्वपूर्ण रोल है। उस रोल के बदले इनको प्रॉपर इज्जत मिलनी चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए, प्यार मिलना चाहिए। ये मकसद, ये संदेश देना ही इन सारी गतिविधियों का मकसद। जी जी, जो आप संदेश देना चाहते हैं, संदेश वास्तव में पब्लिक के बीच में गया है और लोग उनको थोड़ा अच्छी नज़र से देखने भी लगे आपकी पहल के बावजूद। ये अच्छी बात है और मुझे लगता है कि कोई भी शुरुआत करते हैं तो उसका रिजल्ट तो आता ही है। और मैं भी बता दूं कि जब से इन सफाई कर्मचारियों के साथ घुलना मिलना हुआ है, इनकी बातें समझी हैं, इनकी समस्याएं समझी हैं और इनके अंदर भी एक आत्मविश्वास आया है कि कमिश्नर साहब हमारी बात सुनते हैं और उसका समाधान करते हैं। इनका मोटिवेशन का लेवल बढ़ा है। ज़्यादा मेहनत के साथ, ज़्यादा लगन के साथ ही लोग काम करते हैं। जी, अब 26 जनवरी और 15 अगस्त के त्यौहार भी आपने इनके साथ मनाए हैं, उसके पीछे क्या मकसद रहा है? 26 जनवरी, 15 अगस्त, महिला दिवस, 8 मार्च, 4 फंक्शन हम इनके साथ मना चुके हैं और सफाई कर्मचारियों ने स्टेज पे बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस की है। जी, हम इनकी परफॉर्मेंस को देखेंगे तो ये लग ही नहीं सकता कि ये कोई सामान्य महिलाएं हैं जो सफाई करती हैं। ऐसा लगता है यूनिवर्सिटी की लड़कियां परफॉर्मेंस कर रही हैं। उसके पीछे मकसद यही था कि एक तो समाज इनको बराबर का इंसान समझे और ये भी समझे कि इनके अंदर कितनी प्रतिभा छुपी हुई है जिसको कभी मौका नहीं मिलता बाहर आने का। और इनके अंदर भी मोटिवेशन हो, इनमें हौसला हो ज़िंदगी के प्रति। नहीं तो सारी उम्र ज़िंदगी जो है ना झाड़ू लगा के काट दें तो बोरियत की ज़िंदगी हो जाती है। तो इनको भी ज़िंदगी में एक आकर्षण हो, खुशी मिले, ये भी इसके पीछे। जी, लाइब्रेरी भी आपका फोकस है कि आप अनेक गांव में लाइब्रेरी खुलवा रहे हैं, उसके पीछे क्या मकसद रहा है कि लाइब्रेरी से क्या चीज़ होगी? मुझे लगता है युवा जितना पढ़ेंगे, अपना कंपटीशन की तैयारी करेंगे या साहित्य की किताबें पढ़ेंगे, उतना ही उनका ज्ञान का स्तर बढ़ेगा। और जिस समाज में जितने ज़्यादा लोगों का ज्ञान का स्तर अच्छा होगा वो समाज उतना ही सुंदर बनेगा। जी, इसके पीछे मकसद है। जी, जो आप ये सामाजिक मुहिम चला रहे हैं, इनकी प्रेरणा कहाँ से मिलती है? मुझे लगता है शायद बचपन से ही ऐसा था और शुरू से ही समाज के बारे में सोचता था। जी, आपने इस विशेष वर्ग के बारे में सोचा, अब आगे क्या प्लानिंग है आपकी? प्लानिंग तो कोई विशेष नहीं है, लेकिन ये लगता है कि जहाँ भी मौका मिले गरीब लोगों को ज्ञान का मैं फ़ायदा पहुँचा सकूँ, ये कोशिश हमेशा है। जी, जैसे गरीब लोगों को ज्ञान पहुँचा सो आप अलग भी जगा रहे हैं, कोई ऐसे निकल के आया है कि जैसे आपकी से प्रेरणा होके वो आगे बढ़े हों? खूब बढ़ते हैं और गरीब आदमी को थोड़ा सा भी कोई मोटिवेशन मिल जाए तो बड़ी हौसले के साथ काम करता है। बहुत सी सफाई कर्मचारी खुद जी और उनकी लड़कियां जी जब से उनके साथ तालमेल हुआ है उन्होंने पढ़ना शुरू किया है। जो लड़कियां छोड़ गई थी पढ़ना, उन्होंने दोबारा पढ़ना शुरू किया है और सफाई कर्मी महिलाओं ने पढ़ना शुरू किया है। जी, ये जो उनके साथ मिलजुल के बातचीत कर रहे हैं उसी का नतीजा है। जी, समाज में आज भी काफ़ी ऐसी बुराइयां हैं जो समाज के लिए कलंक का काम है, तो इसको आप किस रूप में देखते हैं? सामाजिक बुराइयां समय के साथ ख़त्म होती हैं। देखिए 200 साल पहले सती प्रथा
हमारे समाज में भी हमने धर्म के नाम पे या अपनी इज्जत के नाम पे, संस्कृति के नाम पे सती कर करके लाखों करोड़ों महिलाओं का कत्ल कर दिया। जी। आज नहीं है, बाल विधवा हो जाती थी, उनको काशी बनारस छोड़ाते थे, वो आज नहीं है। जी। लड़कियों की उम्र पहले 18 साल थी, अब 21 साल हो गई है। कितना अच्छा कदम है। जी। इससे लड़कियों को ज़्यादा पढ़ने का मौका मिलेगा। तो अभी घूंघट है। जी। मेरी नज़रों में तो ये सामाजिक बहुत खराब प्रथा है। महिलाओं की गुलामी हो जाती है घूंघट में। उस पर भी फोकस रहता है कि जहाँ भी कोशिश हो उनको बताया जाए कि घूंघट ना करें, और उसका असर भी पड़ता है। जी। ये पहले जैसे कहते थे कि भाई पहले सतयुग होता था, अच्छे काम होते थे, और आज की जो तुलना करते हैं भाई कहते हैं आज तो कलयुग है। तो इसको ये सतयुग कलयुग है, अब अच्छा समय था पहले अच्छा समय था? मुझे ऐसा लगता है कि आज का समय हमारे इतिहास का आज तक का सबसे अच्छा समय है। जी। कैसे? महिलाओं की बात करें तो महिलाओं को तो पहले वस्तु समझा जाता था, इंसान नहीं समझा जाता था। जी। द्रौपदी को वस्तु समझ के जुए में दांव पे लगा दिया, हार गए। जी। और वो पांडवों से कौरवों की संपत्ति बन गई। जी। तो उस समय का समाज ऐसा था। सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। जी। लड़कियां यदि स्कूल में जाती थी तो उनको चरित्रहीन समझा जाता था। धर्म उनका कहते हैं धर्म भ्रष्ट हो गया उनका। सावित्रीबाई फुले ने पहली बार लड़कियों को पढ़ाने की कोशिश की थी। जी। तो सावित्रीबाई फुले को कितने कष्ट सहने पड़े थे। गांव ने बाइकाट कर दिया था, ससुर ने घर से निकाल दिया था। स्कूल में जाती थी तो लोग रास्ते में कीचड़ टट्टी फेंकते थे। तो उससे हम कितना आगे बढ़े हैं आज के समाज में। तो वो समाज मुझे तो किसी मायने में अच्छा लगता। आदमी की छाया से हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाता था। सड़क पे लोग चलते थे तो उनको झाड़ू बांध के चलना पड़ता था। कि कितना मानवीय समाज था। मुझे नहीं पता सतयुग कैसा था। मेरी नज़रों में तो आज का समाज सबसे अच्छा समाज है आज। और पिछले जिसको हम सतयुग कहते हैं जी, उसकी बुराइयां कम हुई हैं, कुछ खत्म भी हुई हैं, लेकिन अब भी जो भुगत रहे हैं हम जी, उसी की बुराइयों को भुगत रहे हैं। जी, आज भी यदि जाति प्रथा है, लोगों को एक निचले तबके को यदि छोटा समझा जाता है जी, तो उस जाति प्रथा की बुराई है। जी, आज भी महिला को बराबरी का दर्जा नहीं दिया जाता, घूंघट में रखा जाता है, तो ये पुरानी प्रथाओं की बुराई है। जी। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि पहले कोई बहुत अच्छा समय था और आज खराब है। पहले का समय बहुत ज़्यादा खराब था और आज का समय सबसे अच्छा समय। जी जी, एक अगर हम आपका आखिरी संदेश पूछे युवाओं के नाम पे, आईएएस अशोक गर्ग जी का युवाओं के प्रति क्या संदेश होगा? सही और गलत की पहचान करना सीखें। जी, अपने विवेक का इस्तेमाल करें। भीड़ का हिस्सा ना बने। चलती भीड़ में तो पत्थर कोई भी फेंक देता है। जी, भीड़ यदि जा रही है तो ये सवाल करें कि ये भीड़ क्यों जा रही है, कहीं सही काम पे जा रही है या गलत पे जा रही है। तो सही गलत की पहचान करना सीखें और सही पे डटना सीखें। जी, सही पे पोजीशन लेना सीखें। सही के लिए विरोध यदि कोई करता है सही का, तो उस विरोध को सहने की हिम्मत करें। जी, जी, ये थे हमारे साथ आईएएस अशोक गर्ग जी। इन्होंने हर पहलू को बड़ी बारीकी से बताया है कि युवाओं को मेहनत करना चाहिए तभी वो आगे बढ़ सकते हैं। वहीं जो निचले तबके लोग हैं उनको सम्मान के साथ देखना चाहिए ताकि वो हमारे बीच में आकर अपनी जो उनकी प्रतिभा है उसको आगे ला सके। और इन्होंने उनकी प्रतिभा को परखने के लिए उनके बीच में गए, उनके कार्यक्रमों में गए, तो इन्होंने बताया कि जो कार्यक्रम करते हैं तो एकदम ऐसे कार्यक्रम होते हैं कि जैसे ये तो यूनिवर्सिटी सत्र के कोई कार्यक्रम हो। कैमरामैन सज्जन सैनी के साथ सुनील मान, न्यू इंडिया लाइव।